नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 55 के साथ, जो कि अकाउंटिंग का पार्ट 3 है। अकाउंटिंग का पार्ट 3 है, बहुत जनरल लेक्चर है जो आपकी अकाउंटिंग की समझ के लिए जरूरी है, लेकिन छोटे छोटे आसान प्रश्न आएंगे। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपसे लगभग बन जाएगा ये। तो बात करते हैं आज अपन लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं। लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं या बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग। यह मान्यताएं वे आधार होती हैं जिनके प्रयोग से वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। सालाना जो वित्तीय विवरण या मंथली बेसिस पे या ट्राई मंथली बेसिस पे या 6th मंथली बेसिस पे जो वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, ये इन मान्यताओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं। पहला है निम्नलिखित मान्यताएं और अवधारणाएं हैं ये। पहली है व्यावसायिक इकाई या लेखांकन अस्तित्व अवधारणा, बिजनेस एंटाइटी अजम्पशन। व्यावसायिक इकाई लेखांकन अस्तित्व अवधारणा। उद्यम और उसका मालिक, अर्थात जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है उसको बोलेंगे उद्यम। तो उद्यम और उसका मालिक दो अलग अलग संस्थाएं हैं, अतः व्यवसाय और मालिक के व्यक्तिगत लेन देन अलग अलग होते हैं। यदि वह मतलब मालिक धन निवेश करता है तो उसे पूंजी कहते हैं, लेकिन धन या सामान कंपनी से निकालता है तो उसको क्या बोलेंगे? आहरण, है ना। तो मालिक का अकाउंट अलग चलेगा, कंपनी का अकाउंट अलग चलेगा, दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, ठीक है। और व्यवसाय और मालिक के व्यक्तिगत लेन देन अलग अलग होते हैं। यदि वह धन निवेश करता है, मालिक कंपनी में धन निवेश करता है तो उसे पूंजी, और धन या सामान निकालता है तो उसे आहरण या विड्रॉल कहते हैं या ड्रॉइंग कहते हैं सिर्फ। दूसरी अवधारणा है लेखांकन की मौद्रिक मापन की अवधारणा या मनी मेजरमेंट अजम्पशन। इसके अनुसार सभी व्यापारिक लेन देन मौद्रिक संदर्भ में होना चाहिए, अर्थात मनी के फॉर्म में होना चाहिए, पैसे के मूल्य के रूप में होना चाहिए, मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर सभी को मुद्रा में प्रदर्शित होना चाहिए, सभी का मौद्रिक मूल्य होना चाहिए। ये मौद्रिक मापन की अवधारणा है। तीसरी अवधारणा है चालू व्यवसाय की मान्यता, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। चालू व्यवसाय की मान्यता क्या कहती है? इस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि एक व्यवसाय अनिश्चित काल के लिए अपनी गतिविधियों को चलाएगा, वह बंद नहीं होगा, यह मान के चला जाता है। तो चालू व्यवसाय की मान्यता मतलब व्यवसाय अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा, गतिविधियां व्यवसाय की चलती रहेंगी, वह बंद नहीं होगा। इसी के आधार पर पूंजीगत व्यय और व्यय में अंतर किया जाता है ना। जो सामान्य दैनिक व्यय रोजमर्रा के जीवन में जो कंपनी के व्यय होते हैं वो व्यय हैं, और मशीनें, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद लेना, बड़े बड़े फर्नीचर, कंप्यूटर्स, रूम बना लेना, ये सब क्या है जी? पूंजीगत व्यय। तो इसी के आधार पर कंपनी के अनिश्चित काल तक चलने के आधार पर पूंजीगत व्यय कहलाएगा और डेली व्यय जो होता है वो कहलाएगा। तथा वर्ष के अंत में अदत्त व्यय, जो कि आपने व्यय किया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है। पूर्वदत्त व्यय अर्थात प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपने पहले से दे दिए हैं कर्मचारी को रंग रोगन आदि के लिए। उपार्जित आय, अनुपार्जित आय को सभी को लेखा में लिखा जाता है, क्योंकि आगे जाके ये सब सेटल होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? बिजनेस जो है अनिश्चित काल के लिए है, तो जो व्यय आपने पे नहीं किया है, जो व्यय आपने व्यय होने के पहले पे कर दिया है, पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उपार्जित हो गई है आय आपको तो किसी से मिलना बाकी है, अनुपार्जित है तो सारे को उसी वक्त के लेखा में, उसी साल के लेखा में लिख लिया जाता है, क्योंकि बिजनेस जो है वो अनिश्चित काल के लिए चलने वाला है। नाउ लेखांकन अवधि अवधारणा, चौथी अवधारणा है लेखांकन अवधि अवधारणा या अकाउंटिंग पीरियड। इसके अनुसार व्यवसाय का अनिश्चित काल, जो व्यवसाय का अनिश्चित काल होता है वो लेखा अवधि में विभाजित किया जाता है। भाई अनिश्चित काल चलेगा तो ऐसा तो नहीं है कि अकाउंटिंग अनिश्चित काल बाद एक बार में कर लेंगे आप। हर माह, 3 माह में, 6 माह में और साल भर में तो होती ही है अकाउंटिंग। तो लेखांकन इतने अंतराल पे होता रहता है। वैसे आपको बता दूं मैं कि एक वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च तक जाता है। फाइनेंशियल ईयर को शॉर्ट में ही बोलते हैं फिस्कल ईयर, वित्तीय वर्ष। तो आपसे पूछेगा प्रश्न वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष पूरा होता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, इसमें लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सरल है, एक बार बस पढ़ना है आपको और यहां से प्रश्न बनेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, और पीडीएफ आपको चाहिए है तो इसी लेक्चर में नीचे लिंक में
मोबाइल नंबर दिया है उसमें मैसेज करें, फोन ना लगाएं, और मैसेज करके कुछ नॉमिनल चार्जेस देके आप पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। सो आपके समय की भी बचत होगी। तो लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत क्या है? पहला है लेखांकन या ऐतिहासिक लागत अवधारणा, या इसी को बोलेंगे अकाउंटिंग या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। क्या होता है कॉस्ट कंसेप्ट? तो देखते हैं। इसके अनुसार सभी संपत्तियों को उनके खरीद मूल्य पर खाते की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है ना। इसके अनुसार जो सभी संपत्तियां हैं उनके खरीद मूल्य पर खाते की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, ना कि बाजार मूल्य पर। और इसमें अधिग्रहण, उस वस्तु का अधिग्रहण करना मतलब प्राप्त करना, उसका परिवहन, उसकी स्थापना मतलब इंस्टॉलमेंट कॉस्ट वगैरह सभी शामिल होती है। किसमें? खरीद मूल्य में। खरीद के लाए आप तो ट्रक में रख के लाए, तो उसको लाने के लिए, परिवहन के लिए उसको आके इंस्टॉल कराए तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट सभी शामिल होती है। यह संपत्ति की ऐतिहासिक लागत कहलाती है। अगर भविष्य में इनके बाजार मूल्य में कोई बढ़ोतरी या कमी भी होती है, कोई परिवर्तन भी होता है इस वस्तु के बाजार मूल्य में, तो भी इसके लागत मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख की चीज लाए तो भविष्य में उसका मूल्य बढ़ के 4 लाख हो गया तो आप अकाउंटिंग में अब 4 लाख उसका मूल्य आंको, नहीं, 2 लाख ही आंका जाएगा हमेशा। ठीक है। अगर आप कोई मकान आज 20 लाख में ले रहे हो तो 4 साल बाद अगर अकाउंटिंग करोगे तो उसकी रेट 30 लाख हो गई तो 30 लाख नहीं 20 लाख ही लिखोगे, उसका खरीद मूल्य ही लिखा जाएगा। ठीक है। यह कहलाता है ऐतिहासिक लागत अवधारणा। दूसरी अवधारणा क्या है लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत में? दोहरे पहलू की अवधारणा आप जानते ही हैं, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। इसके अनुसार प्रत्येक लेन देन का 2 खातों में उनके विपरीत पक्षों में प्रभाव होता है ना, एक देने वाला एक लेने वाला। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी प्रणाली अपन पढ़ चुके हैं, 4 प्रणालियां पढ़ाई थी मैंने आपको, इकहरी, दोहरी प्रणाली, महाजनी पद्धति, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। पहले एक लेक्चर में नहीं देखा है तो पीछे के लेक्चर्स में जाइए आप, वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो लेन देन 2 खातों को प्रभावित करता है, एक लेने वाला एक देने वाला, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम की व्यवस्था है। जो पक्ष देता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, और जिस पक्ष को मिलता है उसको क्या बोलते हैं? डेब्टर या नामे। एक पक्ष को नामे करते हैं, डेबिट करते हैं, और दूसरे पक्ष को क्या करते हैं? जमा या क्रेडिट करते हैं। तीसरा मूलभूत सिद्धांत है लेखांकन का मिलान सिद्धांत या मैचिंग प्रिंसिपल। इसके अनुसार एक लेखा वर्ष के दौरान, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान अर्जित सभी आगम, आगम मतलब रेवेन्यू, अब तो आप शब्दों से परिचित हो गए होंगे, आगम मतलब रेवेन्यू, जो आय हुई है वो, चाहे वे उस वर्ष के दौरान प्राप्त भी नहीं हुए हैं लेकिन आय आपकी दर्ज हो गई है, लेकिन कैश आपको रोकड़ उससे प्राप्त नहीं हुई है, और सभी लागतें चाहे उनका भुगतान किया गया हो या नहीं, मतलब जो आना था वो आपके पास हाथ तक नहीं आया, जो आपसे जाना था वो आपके हाथ से गया नहीं, लेकिन उस वर्ष के लाभ या हानि का पता लगाने के लिए उसी वर्ष के लेखांकन में लिखा जाएगा, उसको बोलेंगे मिलान सिद्धांत। भले ही कैश आपके हाथ में आया ना हो या कैश हाथ से गया ना हो, लेकिन बिक्री हुई हो या आपने खरीदा हो कुछ, तो उस वर्ष के लेखांकन में वो चीजें लिखी जाएंगी। किसी व्यवसाय में लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए इस सिद्धांत की आवश्यकता होती है, इसको बोलते हैं मिलान सिद्धांत। नेक्स्ट है संगतता या स्थिरता सिद्धांत, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। लेखांकन के सिद्धांतों को हर वर्ष सुसंगत रहना चाहिए, है ना। पिछले साल से आगे चले आप, इस साल तो इस पिछले वर्ष से सिंक्रोनाइजेशन इस साल होना चाहिए, इस साल का अगले साल से सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड होता है ना, वो होना चाहिए, है ना, ताकि आपका पूरा ऑडिटिंग जो है वो सही रहे, कहीं आपकी मिसमैचिंग ना हो। ऐसा नहीं पिछले साल आपका टर्नओवर 3 करोड़ था, इस बार एकदम से 6 करोड़ हो गया, या 3 करोड़ से 1.5 करोड़ ही बचा, तो ये सब गैर सुसंगतता नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है भौतिक तत्वों का सिद्धांत, यह प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। व्यवसाय को महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए, भौतिकता में नहीं खो जाना चाहिए। व्यवसाय को महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए, कम महत्वपूर्ण वाली बातें नजरअंदाज कर देना चाहिए। ठीक है। कम महत्वपूर्ण कामों को दूसरों को सौंप देना क्या कहलाता है मैनेजमेंट की लैंग्वेज में, जरा आप बताइएगा कमेंट करके। कम महत्वपूर्ण कामों को हम दूसरों को करने के लिए दे देते हैं, तो इस टर्म को क्या कहते हैं प्रबंधन की भाषा में? तो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए, कम महत्व वाली बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई स्टेशनरी खरीदी जाती है, मान लीजिए कि 2 पंचिंग मशीन आई, तो वो व्यय हो गया कंपनी की तरफ से, ना कि संपत्ति, है ना। अब आपका अकाउंट मैनेजर बोलने लगे नहीं नहीं 2 पंचिंग मशीन आई है, ये तो हमारी कंपनी के लिए संपत्ति है,
तो हम इसको संपत्ति के खाते में लिखेंगे। तो वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहा है जो कि गलत है, ठीक है। तो वो व्यय है, स्टेशनरी का सामान लाना, संपत्ति नहीं है, क्योंकि वो एक आध दो दिन में खत्म हो जाएगी या खराब हो जाएगी, है ना, इस तरीके से। एक आध दो दिन मतलब कुछ समय बाद। नेक्स्ट है दूरदर्शिता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। दूरदर्शिता, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। इसके अनुसार व्यवसाय को भविष्य में होने वाले खर्चों को पहले से ही लिख लेना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है दूरदर्शिता, ये आप अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। इसके अनुसार व्यवसाय को भविष्य में होने वाले खर्चों को पहले से ही लिख लेना चाहिए और ना कि भविष्य की संभावित लाभों को, है ना। आप जो है एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में आपके नंबर कहां कहां आ जाएंगे ये नहीं देखना है आपको, कहां कहां कटेंगे वो घटाने हैं आपको। आई बात समझ में? ज्यादा नहीं जोड़ना है, कम से कम जोड़ के चलना है और फिर देखना है कि आप कट ऑफ पार करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो व्यवसाय भविष्य में खर्चों को पहले ही लिख लिया जाता है लेकिन संभावित लाभों को नहीं लिखा जाता। यह सिद्धांत व्यवसाय की सुरक्षा की दृष्टि से लाभदायक है। आप अपने गुणों को पहचान लेंगे, है ना, और उसमें सुधार कर लेंगे तो आपकी सुरक्षा है ना। आपके गुण तो आपके लिए है ही है संभावित, ठीक है। नाउ देनदारों पर अशोध्य ऋण का प्रावधान। आपने पैसा दिया था, आपके देनदार हैं, लेकिन उनसे ऋण जो है वो मिल नहीं पाएगा, तो आप उसको संभावित लाभों में कैसे लिख सकते हैं? वो आप भूल जाइए, सोच लीजिए कि डूब गया और फिर आपको मिल जाएगा अचानक से, तो आपको बहुत सुख लगेगा, बहुत सा फायदा लगेगा, क्योंकि आप उसको मान चुके हैं कि वो तो डूब गया है ना। ऐसे अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन जो है, जो आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक बनता है, अंतिम स्कंद बोल सकते हैं, अंतिम रहतिया बोल सकते हैं, शब्द ध्यान रखिएगा। स्कंद, रहतिया, स्टॉक, इन्वेंट्री, चारों एक ही शब्द है। तो अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन जो है वो लागत मूल्य या बाजार मूल्य पर किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो कम हो, है ना, वही बात मैं बोल रहा हूं कि कम से कम नंबर जोड़ना है आपको एग्जाम में। अपने सब में ज्यादा जोड़ लो और कम आ जाए तो फिर धक्का लग जाए आपको। तो अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन आपको चाहे लागत मूल्य में जोड़िए चाहे बाजार मूल्य में जोड़िए, लेकिन दोनों में से जो कम हो उसी में जोड़ना है और वही आपके स्टॉक की वैल्यू है, वही मूल्य है आपका। नाउ अगला इसमें टॉपिक है लेखांकन प्रमाप या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें लेखांकन से संबंधित व्यवहारिक नियमों की एक लिखित सूची होती है, जो कि लेखांकन के स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने होते हैं। किसी लेखाकार को उसके लिए एक लिखित नियमों की सूची होती है। इसका प्रयोग तुलना एवं सूचना हेतु किया जाता है। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स? तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। तो इससे लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत। अब अगले टॉपिक की बात करेंगे, नकल बही या रोजनामचा, इसी को बोलते हैं जर्नल। मैं आपको दिखा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, रोजनामचा एक सिंगल पेज हुआ करता था और उस सिंगल पेज पे जो है क्या मैं एक साइड जो है वो डेबिट लिखता था और एक साइड क्रेडिट लिखता था। महाजनी पद्धति मैंने सफेद पेज पे बताया है आपको, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ब्लर किया था मैंने, आपको याद हो, धुंधला किया था मैंने, वही है ये रोजनामचा, इसी को बोलते हैं नकल बही। जर्नल जो है जनरल नहीं है, जर्नल है। जर्नल फ्रांसीसी शब्द जोर से बना है, जोर, JOUR, जोर से बना है, जिसका अर्थ है दैनिक पुस्तक या डायरी। दैनिक एक पेज लगाते थे अपन रोजनामचा में, तो दैनिक पुस्तक या डायरी। यह पहली लेखा पुस्तक है जिसमें काल क्रमानुसार प्रविष्टि की जाती है। काल क्रमानुसार मतलब आज की डेट, फिर कल, फिर परसों, काल क्रमानुसार प्रविष्टि की जाती है। नकल बही में लेखा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पंजीकरण या जर्नल लिखना कहते हैं। जर्नल लिखना मतलब जर्नलाइजिंग, पंजीकरण या जर्नलाइजिंग कहते हैं। अब नकल बही या जर्नल लिखने के नियम, रूल ऑफ जर्नलाइजिंग। तो पहला नियम है इसमें, व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट, ये किसी व्यक्ति अथवा कंपनी से संबंधित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजेश का खाता, अमित का खाता, टाटा लिमिटेड का खाता, बैंक का खाता, पूंजी का खाता, व्यवसाय के मालिक का खाता। अभी पीछे बताया मैंने, उद्यम अलग है, मालिक अलग है, तो हर एक के व्यक्तिगत खाते लिखे जाते हैं, है ना। इसका नियम क्या है? पाने वाले को आपको क्या करना है? नामे करना है, जिसको आपने दिया उसको नामे करना है, और देने वाले को क्या करेंगे? जमा करेंगे। डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उस चीज को पाने वाला है उसको क्या कर दीजिए आप अपने खाते में डेबिट साइड में लिख दीजिए, और आपने अगर दिया है तो आप क्या हो गए? इसके क्रेडिटर हो गए।
ठीक है। दूसरा, वास्तविक खाते या रियल अकाउंट्स, पहले थे व्यक्तिगत खाते, दूसरे हैं वास्तविक खाते। ये संपत्ति से संबंधित होते हैं। आपसे पूछ लेगा वास्तविक खातों से क्या तात्पर्य है, निम्न में से वास्तविक खाता है या नहीं है, तो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, नगद खाता, ये सब वास्तविक खाते होते हैं। पूछ लेगा निम्न में से वास्तविक खाते का प्रकार नहीं है, बिल्डिंग का खाता, मशीनरी का खाता, नगद का खाता, राजेश का खाता, तो आंसर है राजेश का खाता। ठीक है। व्यापार में आने वाली जो वस्तु है आपके पास आ रही है, तो आने वाली वस्तु को आप हमेशा क्या करेंगे, पा रहे हैं ना, तो उसको नामे करेंगे। और व्यापार से जो चीज आपके यहां से जा रही है उस चीज को आप क्या करेंगे, जमा साइड में लिखेंगे ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपको उल्टा है। व्यापार में आने वाली वस्तु है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा व्यापार है और मेरे व्यापार में जो वस्तु मेरे पास आ रही है, ठीक है, तो व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करना है और व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्या करना है, जमा करना है। ठीक है, अपने खाते में अपने नामे करेंगे अपन। मेरे व्यापार में यदि कोई वस्तु मेरे पास आ रही है तो मैं उसको क्या करूंगा, नामे, और व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्या करोगे, जमा। ये व्यापारिक खाते की बात चल रही है यार, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। ये व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को नामे करना है और देने वाले को क्रेडिटर करना है। लेकिन यदि वास्तविक खाता हो, ये वाले खाते हो, तो उल्टा हो जाता है यहां से, है ना। आने वाली वस्तु को क्या करना है, नामे, और जाने वाली वस्तु को क्या करना है, जमा या क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वास्तविक खाते में है। और तीसरा है आय व्यय के खाते, या इसी को बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। ये आय खर्चे से संबंधित होते हैं। आय प्राप्त करने के लिए जो आप खर्चा करते हैं, सपोज डोमिनोज का पिज्जा आपने घर तक भिजवाया तो उसके लिए पेट्रोल लगा, आदमी का वेतन लगा, ये सब लगा। तो आय प्राप्त करने के लिए जो आप खर्चा करते हैं उससे संबंधित जो खाते होते हैं आय व्यय के खाते कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वेतन देना ही पड़ेगा, रूम का किराया देना ही पड़ेगा, है ना, भत्ता देना ही पड़ेगा, ये सारी चीजें। इसमें नियम क्या होता है कि व्यय एवं हानियों को क्या करना है, आपको नामे करना है, और आय एवं लाभों को क्या करना है, जमा करना है। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। व्यय एवं हानियों को क्या करना है, नामे करना है, और आय एवं लाभों को जमा करना है। ठीक है, इसी में और आगे टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे लेक्चर नंबर 56 में। बहुत आसान है, एक बार पढ़ेंगे आप सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बिल्कुल बिना रुके, बिना थके, है ना, और आप जरूर सफल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।